सो शुरुआत सबसे पहले करते हैं फिंजाई ग्रुप से। अब देखो सर, हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से वेब थ्री में आए। वेब थ्री से बाद में हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने पिछले काम अपने आप को अपग्रेड किया। तो हिस्ट्री ऑलवेज स्पीक्स कि भाई हमने सर्विसेज दिए नहीं दिए, ये हो सकता है कि 2-4 महीने आगे पीछे हुआ हो, लेकिन कहीं पे भी हम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम साथ रखना चाहते हैं। उनको जो है वो लगातार अपनी चीजों को समझा कर करवाना चाहते हैं। मैं कई बार इन चीजों को बोला हूँ। वैसे आज ये दिवाली का मौका है, इसमें इन इन चीजों के ऊपर थोड़ा जो है वो आपको एजुकेशन के ऊपर फोकस करवाने का यही मतलब है कि हम 15-20 मिनट जो है वो थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करें, ताकि तब तक हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड जो हमारे सी जो को फाउंडर हैं वो हमारे साथ जुड़ जाए। मैं एडवोकेट संजीव जी से भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार रिमाइंडर जो है वो जल्दी से जल्द भेज दे, ताकि हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर आज हमारे इस फैमिली के साथ में कनेक्ट हो पाए। सो इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट लेना दोनों एक बात है, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट। सो देखो, प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्ट लो, ये इंटरेस्ट के चक्कर में ना पड़ो। कई लोग जो ऐसा होता है कि इसको इंटरेस्ट के काउंट से गिनते हैं। सर, इंटरेस्ट लेने वाला या इंटरेस्ट देने वाला, यानी कि अगर आप ये कहो कि हमारे हिंदुस्तान की भाषा में ब्याज लेने वाला या ब्याज देने वाला, लंबा नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट में जो इंटरेस्ट लेता है वो उन चीजों के ऊपर जरूर जो है वो चीजों को समझ पाता है। यानी कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के बेस से जुड़ते हो, उसके फाउंडेशन से जुड़ते हो, वहां पे आप बहुत बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ आप ले सकते हैं। मंथली अगर कोई भी चीजें अगर ऑर्गेनाइज की गई होती है तो वो स्टेक होल्डर्स को होल्ड करने के लिए और एजुकेशन को एक लॉन्गर पीरियड टाइम में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए दी जाती है। अगर आप आईटी की कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और स्पेशली फिनटेक की अगर कोई भी प्रोडक्ट देखते हो, वर्ल्ड की किसी भी इंडस्ट्री के देखते हो, तो उसमें कस्टमर को, यूजर को लाने के लिए लॉस मेकिंग कंपनीज बनती हैं। फिर वो जोमेटो हो, स्विगी हो, ऐसी जो हिंदुस्तान की बात करता हूं, या उबर जैसी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज भी क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में यूजर बेस लाने के लिए उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और स्पेशली इन फिनटेक में ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं, यानी कि उसको देखा नहीं जा सकता, उसको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन ये सीधा कनेक्ट होता है फंड से, मैनेजमेंट से, कैश मैनेजमेंट से, पूरा फंड मैनेजमेंट से, और अपनी कैश फ्लो को बहुत ही बढ़िया तरीके से लेके जाने के लिए। हिंदुस्तान भी अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और जो प्रिंट मनी है उसके छोड़ के डिजिटल कैश फ्लो के ऊपर पूरा फोकस कर रहा है, अपनी खुद की करेंसी बनाने के लिए। जैसे ब्रिक्स, यूरोप में जिस तरह से ब्रिक्स बना था, या इसी तरह से हिंदुस्तान के एशियन कंट्रीज के साथ के कोलैबोरेशन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से पूरे विश्व को दिख ही रहे हैं। और अगर वो करेंसी बनती है तो उस समय पे हम डिजिटल दुनिया को सीखने जाएंगे, तो शायद हम सीख तो लेंगे लेकिन उतने हम डेवलप या उतने फ्यूचरिस्टिक नहीं होंगे। कई बार मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा प्रोजेक्ट कम से कम 6 से 7 साल बिफोर चल रहा है किसी चीजों को लेकर। 2029 में ये सभी टाइप के प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स ये आम हो जाएंगे। अभी आप जो जुड़े हैं वो आपके लिए ये खास हो सकता है। शायद ये हो सकता है को आप किसी के कहने में आके या किसी के विश्वास में अगर आपने आके अगर आपने काम शुरू किया है, तो आपने एजुकेशन लेना आपकी फर्ज बनती है। एजुकेशन यानी कि जो हमारी पढ़ाई में आती है वो शायद हमें उतना फंड मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, फिनटेक के प्रोडक्ट्स ना समझा पाए, वेब थ्री के प्रोडक्ट्स ना समझा पाए, लेकिन हमारे जैसे कई ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो अपनी फिजिकल कम्युनिटी को या अपनी स्टेक होल्डर्स को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी टीम्स को अपग्रेड करती है, और प्रोजेक्ट के होने वाले हर एक इंफॉर्मेशन को आपके सामने पहुंचाती है। आज हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम जो है वो सिर्फ शब्दों में नहीं रहते हुए वर्ल्ड के सभी बिजनेसमैन के साथ में काम करने के लिए गवर्नमेंट के भी पॉपुलैरिटी के साथ में उन्होंने काम करना शुरू किया है। मैं आपको एक छोटा सा अभी एक ब्लॉकचेन पर इंडिया में जो समिट हुआ उसके ऊपर मैं थोड़ा आपके सामने, अक्टूबर महीने में हुआ था, आपने 19 तारीख को, आप सभी ने, कई सारे लोगों ने, मैंने शेयर किया था कि मैं 19 को दिल्ली जा रहा हूं ब्लॉकचेन समिट में, और वहां पर बहुत सारी चीजें, इंफॉर्मेशंस वहां पर मिली। अपने आप को अपग्रेड करना कोई बुरी बात नहीं है सर। देखो,
कौन लोग अपडेट हो रहे हैं और कौन नहीं, आप इन चीजों को देखिए सर। 5,000 से ज्यादा अटेंडी, 1 लाख से ज्यादा लाइव स्ट्रीम, 500 से ज्यादा पार्टनर्स, 250 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स और 35% से ज्यादा डिसीजन मेकर्स वहां पर थे, ग्रेटर देन 35%, जिसमें सैंडबॉक्स है, टॉन सिटीज हैं, ऐसे वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अब हिंदुस्तान में काम करना कई समय से कर ही रहे। और अब जो है वो उनको प्रमोट भी ढंग से किया जा रहा है। 28 से ज्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मान्यता भी मिली है FIU से, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट के माध्यम से। आई हब, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन तो वैसे हिंदुस्तान एवलांच है, पॉलीगॉन बड़ौदा से शुरू हुआ था, आज विश्व के हर कोने में आज पॉलीगॉन का नाम है, मैटिक का नाम है। ऐसे कई सारी प्रोजेक्ट्स के साथ में नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रेजेंट पर्सनालिटीज और देश के सभी जिम्मेदार व्यक्तियों ने इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट लिया। गुजरात के सीएम भी उसमें पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर गुजरात में भी ब्लॉकचेन समिट का 2 मार्च 2024 का अनाउंस कर दिया, गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर में, क्योंकि कोई भी स्टेट इस चीज में पीछे नहीं रहना चाहता है। ब्लॉकचेन समिट जब हुआ उस टाइम पे ऐसी कई इंफॉर्मेशंस वहां पर डिक्लेयर की गई और वहां पर यह चीज भी कहा गया कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पास भी अब उतना इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा है जितना एक्चुअल में डेप्थ तक जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी उसके ऊपर लगातार अपने सभी ऑफिसर्स को तैयार कर रही है। टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े इस मेले के अंदर अगर आप देखते हो तो एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी लोग, यानी कि जिसमें डिजी यात्रा जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी अभी शुरू हुई है लेकिन बहुत ही वेल पॉपुलर हुई है, ऐसे कई ऐसी अलग प्रोडक्ट्स के साथ में पॉलीगॉन के संदीप नेवाल जी और बाइबिट के रॉबर्ट और ऐसे कई पर्सनालिटीज वहां पर प्रेजेंट रही। साथ साथ में ये तो ब्लॉकचेन के बात हुई जहां पर ज़ैप्पे के अनुज कुमार जी भी वहां पर प्रेजेंट रहे थे और उन्होंने भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन सभी चीजों के साथ में लोगों के साथ शेयर की। कॉइन DCX PwC जो अकाउंटिंग करता है, ब्लॉकचेन लैब इंडिया लीड जो क्रिप्टो के खरीदी के ऊपर या VDA के ऊपर, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की खरीद बिक्री के ऊपर, जो टैक्सेशन के ऊपर काम कर रहा है। आज हमारे पास पहले रेगुलेशन नहीं था, अब हमारे देश में रेगुलेटरी बोर्ड भी आ चुका है और उसका टैक्सेशन भी 34% का, यानी 30+4% सेस का जो है वो आ चुका है। कई सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ साथ में हमारे साथ इस देखो ब्लॉकचेन जो है वो एक पार्ट नहीं, सभी इंफॉर्मेशन के साथ में है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी उसमें था, टेक्निकल एजुकेशन के AICT के चेयरमैन भी थे और साथ साथ में जॉइंट CP ऑफ दिल्ली और हर एक प्रकार के लोग वहां पर प्रेजेंट रहे। देखो जब तक कभी हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीजें नहीं थी, ये पिछले 75 साल के इतिहास में ये सब चीजें नहीं हुई हैं, तो सबके पास वो सेम क्वेश्चंस है, फिर वो मेरे पापा हो, मेरा भाई हो या कोई भी बुआ ताई मौसी या आप और हम सब, सबके पास यही क्वेश्चन है कि ये है क्या और ये होता कैसे है और करेंगे कैसे और मिलता कैसे है। तो इसमें कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ब्लॉक ऑफ द माइंड एक बैंकिंग सिस्टम या पोस्ट सिस्टम से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो शायद उतना नहीं समझ में आएगा। अगर उसको कंपेयर करना है तो फिर आप साल के भी कंपेयर करो कि कितने साल में क्या हो रहा है। अगर आप इसको म्यूचुअल फंड्स के साथ में अगर कंपेयर करते हो तो उसके भी एनुअल जो जो ROI जिसको हम कहते हैं एनुअल, जिसका रेट जो NAV बेस होता है, नेट एसेट वैल्यू बेस होता है, या उसके परसेंटेज, अगर हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को देखें, PSUs को, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स के यूनिट्स को भी अगर देखें, तो उसके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जहां पर एनुअल बेस के ऊपर जो डिक्लेयर किए गए होते हैं वो, और जो फास्ट ग्रोथ इंडस्ट्री वाली जो प्रोडक्ट्स है, तो वो सभी चीजों को कंपेयर करना चाहिए। फिर एक प्रकार की चीज से ब्लॉक होके वो इंसान जो है वो इतने बड़े लेवल के ऊपर आगे नहीं जा सकते। सो मेरा कहना यही है कि दुनिया तो आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, आप कहाँ हो आई डोंट नो, आप कहाँ स्टक हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं हर बार कहता हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, हमारा हर कोई इंसान ये कहता है कि इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कीजिए। मुझे इन सपोर्ट इन द सेंस व्यक्तिगत क्या होता है, व्यक्ति व्यक्ति तो आज है कल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऑलवेज बी देयर। जब आप हर एक प्रोडक्ट को जब आप बारीकाई से देखते हैं, इसके अंदर दी हुई हर एक प्रोडक्ट को अगर बारीकाई से देखते हैं, तो हर एक का एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचार
बिल्कुल जीरो होना चाहिए, कोई स्कैम्स नहीं चलेंगे, इसीलिए वेब 3 का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां इंफॉर्मेशन डिलीट हो ही नहीं सकती, तो फिर आपका वहां पर किसी भी कमिटमेंट का ब्रीच होने का चांसेस बचता ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं तो हर कोई प्रोडक्ट जो है वो 100% ब्लॉकचेन के ऊपर है। ब्लॉकचेन कोई भी हो सकती है, वो पॉलीगॉन हो सकती है, वो आने वाले हमारी प्रोडक्ट्स के भी ब्लॉकचेन के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कंबाइन हो सकते हैं, डिपेंड करता है। इंडियन ब्लॉकचेन अलायंसेस के राज कपूर जी भी वहां पर उन्होंने एक एसोसिएशन भी चीजें बना दी, अलायंस भी बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम हो रही है, उसके ऊपर भी लगातार पॉलिसीज डिजाइन हो रही है। हर देश अपनी अपनी चीजों को लेकर काम कर रहा है। कोई देश टैक्स बढ़ा रहा है, कोई देश जो है वो टैक्स कम कर रहा है। लेकिन एक चीजों को आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह से हमारा देश हमारे सिस्टम के साथ में जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, तो क्या हम भी अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं या नहीं। मैं अब इन्हीं चीजों के ऊपर बात करते हैं। अब हमारा हम जो है वो बेबी बूमर्स हैं, यानी कि एक स्टार्टअप है। जेनजी में अगर हम बात करें तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जेनजी के लिए होती हैं, जो बच्चे 12 साल से लेकर 15 साल के 18 साल के बच्चे हैं। जेनजी से लेकर फिर मिलेनियल्स के ऊपर अगर हम बात करें तो मिलेनियल्स भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम ग्लोबल बिजनेस में अगर काम करते हैं तो हमारी जनरेशन, शायद मेरे एज ग्रुप की जनरेशन, ये चीजों को समझने के लिए थोड़ा उसको फाइट करना पड़ेगा, यानी कि अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बच्चे आज 12-15 साल के हैं, ये जब 5 साल के या और 5 साल के बाद जब ये विश्व में आएंगे तो उनकी कंपटीशन या उनको क्या काम करना होगा। क्या वो जिस तरह से टोल बूथ में हम गाड़ियां अभी हम लाइन में खड़े रह रहे, क्या आज भी अगले 5 साल के बाद भी वो वहीं खड़े रहेंगे इस तरह से ट्रैफिक में? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब हम गाड़ी चला रहे थे तब वहां लड़के हुआ करते थे पैसे देने के लिए। आज जो है वो एक कोई छोटा सा एक कार्ड लगा देते हैं और वहां से वो स्कैन करके हमें पेमेंट्स दिया जाता है, और आगे फ्यूचर टेक्नोलॉजी में और ज्यादा फास्ट होने वाला है। मूवीज हैं, हर एक इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री है। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में हो, अगर अगर आप अभी भी हमारे किसी भी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इसमें कनेक्ट हो जाएं। फिर वो फिंजाई ग्रुप का कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए और वहां से आप इन चीजों को समझिए। हमारा सबसे पहला मेजर प्रोडक्ट होता है, जो है हमारी इंडस्ट्री का सबसे मेजर पार्ट, वो है कि हम ब्लॉकचेन बेस्ड वेब 3 बेस्ड प्रोडक्ट है। एनएफटीज हो, मार्केट प्लेसेस हो, 3.0 की इंडस्ट्री के किसी भी प्रोडक्ट हो, आपको है ना, एक चीज आपको मैं जरूर बताऊंगा कि आपको वेब 3.0 का चीजें आपको समझनी पड़ेगी। वेब 3.0 आपको चीजों को समझना पड़ेगा। वेब 3.0 है क्या? मैंने आपको एक वर्ड एक भी दिया कि जेन जी क्या है। जेन जी जो है एज, उसका जेन जी का एज रेंज देख लीजिए आप, कि जो लोग 12 से लेकर 27 की उम्र के हैं, 1997 से लेकर 2012 की जो एज ग्रुप है, ये एजुकेटेड लोग हैं, ये डिसीजन मेकर नहीं है। ये इनको प्रोडक्ट्स आती हैं, समझनी सब चीजें, लेकिन शायद ये हो सकता है कि वो डिसीजन मेकर ना हो और वो जो है वो पेमेंट्स और वो चीजों को ना कर पाए। इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पर इंडियन ब्लॉकचेन समिट में भी सबसे मेजर पार्ट यही लिया गया है कि यहाँ पर 35% से ज्यादा लोग जो है वो डिसीजन मेकर थे। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटिटी ऑफ पीपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी ऑफ डिसीजन मेकर। अगर हमारे ग्रुप में 12 से 27 के लोग अगर हैं, तो शायद वो टेक्नोलॉजी में तो अच्छे होंगे, लेकिन डिसीजन मेकर और मैच्योरिटी में, यानी कि मेंटल माइंडसेट के अंदर शायद उतने डेवलप नहीं होंगे। हम शायद जेन एक्स में आते हैं, 1965 और 1980 की एज ग्रुप में, जो आज 44 से 60 साल की उम्र के जो लोग हैं वहां पे। और जैसे हर हर बिजनेस में जिस तरह से हम काम करते हैं, वहां पे मिलेनियल्स हमेशा ज्यादा होते हैं। हम इन चीजों के ऊपर थोड़ा जनरेशन मैच के ऊपर भी थोड़ा चीजें देखें, तो हम अपने इंडस्ट्री को समझ भी पाएंगे और प्रोडक्ट्स को भी समझ पाएंगे। अब जो लोग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करते हैं वो फिंजाई ट्रेड को भी समझ पाएंगे, क्योंकि कई सालों से ये फिंजाई ट्रेड चल रहा है। फॉरेक्स इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में जो, आप अगर अगर आपको पढ़ना है तो फॉरेक्स फैक्ट्री जैसी चीजों के ऊपर पढ़िए, कितना बड़ा ये फॉरम है जहां पर आपको
वर्ल्ड में कहाँ बिजनेस कितना हो रहा है, किस तरह से किस पॉलिसीज के ऊपर काम हो रहा है, वो हर एक चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है। पर हमारा चीज है जो हम क्या पढ़ते हैं, जो हम दिन में जो है जो जिस चीजों की जरूरत नहीं होती उन चीजों के ऊपर हम ज्यादा समय बिताते हैं। जो चीजों की जरूरत है उसके ऊपर अगर आप अपना समय बिताओगे, पढ़ने में समय बिताओगे, चीजों को और अच्छा समझने में समय बिताओगे, तो शायद आपकी निर्णय शक्ति और ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्योंकि इंडस्ट्री ही हमें सबसे बड़ी चीज दिखाती है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ जापान, या वर्ल्ड में क्या हो रहा है ईरान और इराक में, और कहाँ पे फ्लड आया विश्व में, कहाँ पे क्या चीजें हुई, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज को कहाँ चेंज हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज को कहाँ चेंज हुआ, उसके ऊपर देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। अगर हम इंडियन फॉरेक्स या इंडियन चीज की बात करें तो इंडियन डॉलर टू रुपीज जो है वो 84.5 दिखा रहा है। अगर आप इसको बैंक में खरीदो, देखो गूगल के माध्यम से जो लोग, अगर आपको कोई प्राइस देता है कि आज डॉलर का प्राइस ये है, तो इसका सीधा अर्थ होता है कि वो डॉलर खरीद बिक्री नहीं करता है। अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई आज का डॉलर का प्राइस 84 रुपीज है, गूगल बता रहा है, तो वो इंसान को समझ लेना कि वो इंसान ने कभी भी डॉलर खरीदा ही नहीं होगा। क्योंकि ये गूगल की इंफॉर्मेशन जो है वो एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें किसी भी प्रकार के चार्जेस या किसी भी चीज में उसमें वो एपीआईज नहीं होती। अगर आप बैंक से कोई चीज खरीदते हो तो उसमें बैंक उसका चार्ज लगाएगा। अगर आप कहीं और से पैसा डॉलर मंगाते हो, किसी और देश से मंगाते हैं, या कोई बीच में एक फॉरेक्स मीडिएटर होता है, तो उसका उसका चार्ज उसका अलग होगा। जो लोग विदेश में फीस पे करते हैं या जो विदेश से कमा कर हिंदुस्तान में बेचते हैं, उन लोगों को ये सब चीजें पता होती है। हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी डॉलर खरीदा ही नहीं, बेचा भी नहीं, तो वो लोग शायद आपको ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये 84 है या 85 है। मैं कल की आपको मैं प्रूफ दिखा सकता हूं कि कल मैंने एयरपोर्ट के ऊपर जो डॉलर खरीदा, वो मुझे ऑन एन एवरेज 104 रुपए तक का मुझे पड़ा है। अगर टैक्स के साथ में अगर मैं काउंट करता हूं, विदाउट टैक्स वो 95 का मेरे पास है। मेरे पास इनवॉइस है उसका, फॉरेक्स का। अब आप चीजों को समझो कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, और कितने में खरीदते हैं, कितने में बेचते हैं, किस परिस्थिति में खरीदते हैं और किस परिस्थिति में उसको प्रोक्यूर करते हैं, होल्ड करते हैं, उसके ऊपर भी उसकी डिमांड्स एंड सप्लाई के ऊपर काम होता है। हाँ, हमारे देश में फॉरेक्स कितना है और हमारे देश में फॉरेक्स के ट्रेड जो हैं वो कितने होते हैं। सो हमारे देश में आईएनआर, जेपीवाई, यूरो, आईएनआर, जीबीपी, आईएनआर और यूएसडी आईएनआर में $4 ट्रिलियन का डेली वॉल्यूम होता है। अब आप समझ सकते हैं सर कि हमारे देश की इकोनॉमी जितनी है उतनी ही यहाँ पर पर डे ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं। 3.9 ट्रिलियन डॉलर की हमारी देश की इकोनॉमी है, और डेली ट्रेडिंग जो है वो इन तीनों चारों पैरों के अंदर कॉमनली ट्रेड्स होता है। अब आप समझो कि आप अगर इन इंडस्ट्री को अगर आप मिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं समथिंग इज मिसिंग। यानी हम ये कहते हैं कि भाई ये पैसे वाले कैसे बनते हैं, क्योंकि वो ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां ज्यादा पैसा ट्रेड होता हो। अब जहां पर हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीद बिक्री की बात करते हैं, तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना है वो खास इंपॉर्टेंट होता है, कि हम कितने लोग जो हैं वो इसके ऊपर ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व हो पाए, और कितने लोग जो हैं वो हम चीजों को उसमें चीजें समझ पाए। ग्लोबल बिजनेस में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारी इंडस्ट्री को हमें समझना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग के साथ साथ में आप देखो, यहाँ पर फिनसाई ट्रेड ने दिवाली के लिए भी एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है, और उसमें लकी ड्रॉ भी उसमें भी है। और आज भी लकी ड्रॉ जो है वो जो टीएसपी में जो किया गया है उसके ऊपर भी आज लकी ड्रॉ होने वाला है। अब ये लकी ड्रॉ में जिन्होंने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो जरूर उसमें एंजॉय करेंगे। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कि जो लोग अपग्रेड नहीं होंगे वो लोग अपने आप को नोकिया नोकिया की तरह हो जाएंगे, और जो लोग अपग्रेड हो रहे हैं, जिन्होंने फिंजाई में या एमफे में जिन्होंने इन्वॉल्वमेंट लिया है, वो लोग जो है वो एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर अपनी चीजों को समझ पाएंगे, और चीजें जो है वो अपग्रेड कर ली। और जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई मेरा वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये समय जो है, जो कहते हैं ना कि भाई ये समय भी चला जाएगा, ये समय भी है, वो अच्छा हो बुरा हो, हर समय जो है वो कोई कभी टिकता नहीं है। जो लोग टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड के साथ चलते हैं वही मार्केट में खड़े रहते हैं।
और वही स्टैंड करते हैं और वही इतिहास बनाते हैं। हमें अपने इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको भी ये फिंजाई ट्रेड को जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर समझना चाहिए। अब यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंडिया में एमटी 5 ट्रेडिंग के ऊपर आरबीआई जो है वो अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में एमटी 5 जो है वो आरबीआई जो है वो अब उसकी गाइडलाइन मार्केट में देने वाली है। अब उसमें से आप बत समझो कि 75 ऐसे अनऑथोराइज फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने बैन भी कर दिया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक्टिविटीज चल रही है। जो ऑथोराइज्ड है वो और अनऑथोराइज्ड है वो, उन सभी को जो है वो सही तरीके से उसको काम करवाने के लिए वर्किंग चेक किया जा रहा है। अब यहाँ देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वालों को यहाँ पर जो है वो जारी किया एक अलर्ट। अब आरबीआई जो है, याद होगा आपको कि ये सेम कंडीशन फॉर ए ब्लॉकचेन के टाइम पे, बिटकॉइन के टाइम पे भी ये किया गया। और फिर बाद में उसको जो है वो बाइनांस और इन सभी को भी बैन किया गया, और उसके बाद उनको एक प्योरली एक गाइडलाइन दी गई, उसमें जो लोग रजिस्टर्ड होंगे, वेरीफाइड होंगे, वही लोग हिंदुस्तान में काम कर पाएंगे। अब इसका एक सीधा अर्थ ये भी समझ लो सर, कि हमारा देश इन चीजों में पीछे नहीं रहना चाहता। अब यहाँ पर जो पहला इनाम दिया अल्परी 2011 में वो ये इंडस्ट्री में हुआ करती थी, ये सभी लोग जो हैं वो कई सालों पहले हुआ करते थे। और अभी थोड़े बहुत एक दो चार जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो काम किया करें। अब जो लोग सॉफ्टवेयर्स को नहीं समझते हैं वो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर हमेशा जो है वो चीजों पर बात करते हैं कि हिंदुस्तान इसमें पीछे ना रह जाए। ग्लोबल बिजनेस में अगर आपने काम करना है तो ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये इंटरनेशनल यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है। हमारे साथ कई सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो जो लगातार जो हैं वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं। होस्ट से रिक्वेस्ट है कि एक बार, हाँ जी प्लीज। तो इन चीजों को आप जो है वो जो चीजों को समझे। अब बात करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज की, हमारा सेकंड प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि ज्यादा प्रोडक्ट्स होने से या ज्यादा चीजें होने से कई बार जो है वो यूजर कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें खरीदे या उसमें खरीदे। इसको आप एक नॉर्मल एक एग्जांपल की तरह देखते हैं। एक नॉर्मल एक एग्जांपल की तरह देखते हैं कि अगर समझो कि यहाँ पर एप्पल एक प्रोडक्ट है, तो वो लैपटॉप भी देता है, टीवी देखने के लिए भी देता है, आईपैड भी देता है, घड़ी भी देता है, फोन भी देता है। पहले उन्होंने फोन बनाया, फिर धीरे 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 दूसरी प्रोडक्ट्स भी बनाई। यानी कि सिंपल है कि एक ही यूजर के पास तीन चार प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस हो जाते हैं। अब उसको खरीदना नहीं खरीदना उसकी बात है। किसी के पास आईफोन की घड़ी भी है, किसी के पास नहीं भी है, किसी के पास टीवी भी है, किसी के पास नहीं है। और ये स्पेशली एप्पल का अगर कॉन्सेप्ट देखे तो ये इनके ही ग्रुप के साथ वो ज्यादा फेमिलियर और ज्यादा कनेक्टेड है। यानी कि अगर आप एप्पल की कम्युनिटी में हो तो आप एप्पल टू एप्पल जो है वो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से कर पाते हो, जितना दूसरे प्रोडक्ट्स में उतना वो फेमिलियर नहीं होता है। इसका सिंपल कारण ये भी होता है कि हम इसका सिंपल कारण ये भी हो सकता है कि हम वर्ल्ड में जिस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं वहां पे इकोसिस्टम को समझने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे सक्सेस हुई, उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर भी आपने चीजों को समझना चाहिए। कि जो अपने ही प्रोडक्ट्स के साथ ज्यादा इंटीग्रेट होता हो, बाकी दूसरे के साथ भी तो होता ही होता है, लेकिन ज्यादा अपने अपने प्रोडक्ट्स के साथ होता हो, तो और ज्यादा यूजर बेस जो है वो स्ट्रांगली उस प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड रहता है। अब जिस तरह से आपने एप्पल का देखा, ऐसे भी आप किसी और प्रोडक्ट्स का भी जो है वो इकोसिस्टम देख सकते हैं। जैसे रिलायंस हो गया, डीमार्ट हो गया। तो वहां पर अगर आप इनके इकोसिस्टम में डीमार्ट की इकोसिस्टम देखो, तो वहां पे भी देखो एक इंडस्ट्री के हर एक प्रोडक्ट को उन्होंने कवर अप किया है। और वो क्या बनाया कि स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एग्रीकल्चर, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड स्मार्ट इंडस्ट्री को कनेक्ट किया है। हर एक इंसान, हर एक इंडस्ट्री किसी न किसी एक बेस स्ट्रेटजी के ऊपर चलती है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हमारा इकोसिस्टम को देखो, तो एक फिंजाई ग्रुप के अंडर में एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री फिंजाई ट्रेड, अगर उसकी इंडस्ट्री की सिर्फ एक की बात करें तो फो, तो फॉरेक्स इंडस्ट्री जो है
फॉरेक्स इंडस्ट्री वर्थ, इसको देखें, फॉरेस्ट इंडस्ट्री का वर्थ अगर देखा जाए तो वो कितना है, और ये 2022 तक में कितने ट्रिलियन का होने वाला है। डेली वॉल्यूम 6.6 ट्रिलियन डॉलर, इतना बड़ा मार्केट है। तो चलो इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी, यानी कि ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री में अपना एक छोटा सा ब्रोकिंग हाउस है। और एक छोटा ब्रोकिंग हाउस बनाना भी एक आम बात नहीं है। पहले जो चीजें ऐसी नॉर्मल इंडस्ट्री में हर देश में कहीं ना कहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो विश्व ग्लोबल हो चुका है। अब हर एक चीज डिजिटलाइज, एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर देश दूसरे देश के साथ कनेक्टेड है। तो हम इसी चीज को लेकर अगर चीजों को समझेंगे तो इंडस्ट्री और ज्यादा समझ में आएगी। इसी तरह से क्रिप्टो एक्सचेंज की दुनिया की बात करें, उसका वर्थ कितना है। अगर क्रिप्टो एक्सचेंज की वर्थ की बात करें तो वो भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री हो गई, 3 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो गई, जो आपको कॉइन मार्केट कैप में भी दिखती है कि कितनी है। और उसमें अगर आप अपना खुद का छोटा सा एक एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं तो अपने लिए एक उपलब्धि है। किसी के लिए पता नहीं वो सॉल्यूशन सिंपल एक अपनी चीज को लिए लेके बैठा है, और एक लोग ऐसे ग्रुप हैं जो इसको एंजॉय कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये हमारे प्रोजेक्ट ये हैं, वो यहाँ यहाँ चीजें हो रहा है, इतनी बड़ी चीजें डेवलप हो रही है। तो 760 ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो एक ऑफिशियल सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर इन 760 एक्सचेंजेस में अगर बाइनांस से लेकर कॉइन बेस से लेकर अगर उन चीजों के ऊपर काम करे तो एक बहुत बड़ी लेवल के ऊपर काम हो सकता है। सो हमारे साथ ऐसी सभी प्रोडक्ट्स में मेटा सॉइलवर्स, एनएफटी मार्केट प्लेस और ब्लॉकचेन और सभी चीजों के ऊपर लगातार काम हो ही रहा है। सो ऐसी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन को लेकर हमारे साथ हमारे को फाउंडर अभी जुड़ चुके हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोगों से फटाफट जो है वो अपने आप को एनर्जाइज करे, अपने आप को जो है वो एक्टिव करे। और यूट्यूब के ऊपर जो लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को जो है वो सुपर डुपर एक्टिव हो जाए, क्योंकि बहुत सारे अब जो है वो अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। सो लेट्स हैव, मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा हमारे सबके प्यारे, सबके चहीते को फाउंडर आज के इस बड़े हिंदुस्तान के त्योहार में। और हम सब लोग साथ में हम कहेंगे, यस वी आर रेडी, लेट्स कम ऑन, लेट्स ओपन द चैट बॉक्स। रेडी कर दीजिए आपका चैट बॉक्स और भर दीजिए हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड को फाउंडर को हैप्पी दिवाली कहने के लिए। यस, ओवर टू अमेजिंग चैट बॉक्स। चलो फटाफट जो है वो आज देखते हैं एपिसोड कितनी फास्ट हैप्पी दिवाली और किन किन का नाम पढ़ पाते हैं जी। इतनी सारी हैप्पी दिवाली, हैप्पी विशेष और इतने सारी चीजें जो है वो आपके सामने। यस, वेरी गुड वेरी गुड। सो ये है हमारे पूरा हिंदुस्तान और साथ साथ में कई और जगह से आए हुए सभी हमारे लोगों की, हमारे पूरी हमारे स्टेक होल्डर्स की ओर से हैप्पी दिवाली आप सबको। सो थैंक यू वेरी मच सर। और आज के इस अमेजिंग अपडेट्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब चैट बॉक्स को देते हैं थोड़ा विराम एंड लेट्स कम टू द पॉइंट एंड ओवर टू हमारे को फाउंडर मिस्टर हैप्पी शेख जी। थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार स्पॉटलाइट कर दें मेरे चैनल को। यस यस यस। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहले आप सबको, क्योंकि ये जो हफ्ता होता है पूरा, इसमें धनतेरस, भैया दूज, विश्वकर्मा डे और साथ में दिवाली का सबसे पावन अवसर, तो ये पूरा जो हफ्ता रहता है पूरा हम लोगों के लिए भारत के अंदर एक बहुत ही खुशियों भरा हफ्ता रहता है। तो आप सबको इन सभी त्योहारों की दिवाली सहित बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दिल से आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली आपके लिए, जो आप प्रण लेंगे आज, जो भी आप खुशियां चाहेंगे या जो भी सपने आज आप इस दिवाली पे लें, तो मालिक करे कि अगली दिवाली तक आपकी वो सारी विशेष पूरी हो जाएं और आप उस विश को पूरा करने के लिए पूरा पॉजिटिव उसी तरीके से एफर्ट लें और एफर्ट्स करके अपने सपने पूरे करें। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो
मैं भी आज चाहता हूँ कि आप मैं मीटिंग ज़्यादा लंबी ना करूं और आप लोग एंजॉय करें आज का दिन, क्योंकि सभी लोग दिवाली का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और ये वैसे ही हफ्ता जो होता है कि बहुत खुशियों से भरा रहता है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको दो तीन मैसेज देना चाहूंगा। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें भूषण कुलकर्णी जी ने आपको बता दी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अक्टूबर आज लास्ट डेट है और नवंबर कल से शुरू हो रहा है। सो जो आप सुनना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि नवंबर एंड से हम जो है अपना स्टार्ट कर देंगे मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी की जो कंडीशंस हैं कि किस तरीके से मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, आपको मालूम है हमारी 6 तरह की एनएफटी है। एनएफटी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0। तो हम ये मान के चलिएगा कि मैच्योरिटी देने के एक वीक पहले हम पूरी एक कॉन्फ्रेंस करेंगे नेशनल लेवल पे बड़ी, और वहां पे पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन कर देंगे कि किस तरीके से मैच्योरिटी का एग्जीक्यूशन होगा। जिन लोगों ने मैच्योरिटी चाहे एनएफटी में ली है, चाहे जिन लोगों ने मैच्योरिटी एनएफटी पार्सल्स में ली है, यानी कि आईपीओ के अंदर ली थी, पार्सल्स के अंदर ली थी, आईपीओ का मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हमारा एम फैव का जो राउंड 3 है चल रहा है। तो जैसे ही एम फैव का फोर्थ राउंड, चौथा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फोर्थ राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आईपीओ का थर्ड राउंड ओपन करेंगे। तो आईपीओ का एम फैव का फोर्थ राउंड कंप्लीट होने के बाद हम आईपीओ का जो बचा हुआ एक थर्ड राउंड है वो स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद जो भी उसका प्रोसेस है उसके ऊपर चलेगा। और इन बिटवीन जिन्होंने मेच्योरिटी जो है अपना एनएफटी पार्सल्स में ली थी, पार्सल्स का जो स्पेशल कैटेगराइज जोन था, तो वो किस कदर से होगी, तो वो सारी कंडीशंस बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों के पास रिटर्न में भी आ जाएगी। और साथ में रिटर्न में आने के साथ साथ हम जूम सेशंस करके भूषण जी और हमारी तमाम टीम, ताकि सबको एक क्लियरिटी आ जाए। और एक चीज मैं और कहूंगा, किसी भी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से ऑफिशियल हो, भूषण जी अनाउंस करें या हमारी कोर मैनेजमेंट अनाउंस करें या हमारे मुख से अनाउंस हो, केवल उसी इंफॉर्मेशन को सही मानिएगा। क्योंकि जब ये वाला टाइम आता है तो खासकर ऐसे टाइम में बहुत से लोग रूमर्स उड़ाने की कोशिश करते हैं, और वो रूमर्स कई बार कई लोगों को नियर टू रियलिटी होते हैं, तो कई बार लगता है कि वो सच्चाई होती है। तो ये मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई कुछ कहता रहे, आपके व्हाट्सएप पे किसी तरह का मैसेज आए, वो मैसेज जब तक आपने वेरीफाई नहीं करना है तब तक पहली बात किसी को फॉरवर्ड भी नहीं करना है, और ना ही आपने उस मैसेज को अपनी टीम में स्प्रेड करना है। क्योंकि ऐसे टाइम में खासकर हमने पहले भी कई बार देखा, हमने 5 वर्षों में कई बार इस तरह से एक्टिविटी देखी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि जो मैच्योरिटी है वो इस नवंबर के एंड से हम स्टार्ट कर देंगे, जो हमारा कमिटमेंट था। और जो हमारा एक्सचेंज है, एक्सचेंज यानी कि नवंबर मिड से हम जो मेजर पेयर्स हैं, मेजर करेंसीज हैं, उनको हम लाइव कर देंगे, मेजर करेंसीज के पेयर्स को लाइव कर देंगे। और जहां तक है कि हमारी ये भी प्लानिंग चल रही है कि इंडिया के अंदर आज तकरीबन 28 या 29 समथिंग एक्सचेंजेस जो हैं वो एफआईयू के अंडर जो हैं रजिस्टर्ड हो रखे हैं, एफआईयू के अंडर रजिस्टर्ड हैं इंडिया के अंदर, है ना। तो इंडिया के अंदर अभी एक एफआईयू का गवर्नमेंट की तरफ से एक नया लॉ आया है कि उसके अंडर ही एक्सचेंजेस लिस्ट हो सकते हैं। तो उसके अंडर जो एक्सचेंजेस लिस्ट है, हो सकता है हम आने वाले समय में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हो सकता है आने वाले समय में हम एम फैव को उन एक्सचेंजेस पे लिस्ट कर दें, ताकि आप आईएनआर से भी अगर डायरेक्ट अपने खाते से भी अगर आप उन एक्सचेंजों से एम फैव परचेज करना चाहे तो आप परचेज कर सकते हो। तो ये सब हमारा जो है एक रोड मैप का हिस्सा है, और हम इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है डियर फ्रेंड्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपका जो मैच्योरिटी को लेके आप लोगों के बीच में एक बात चल रही थी, उसको क्लैरिफाई कर लें। मैच्योरिटी का जो टाइमिंग है उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी। दूसरी चीज, प्रो 1 और प्रो 2, ये जो दो पैकेज हैं हमारे, इसमें हमने 100% ई कैश का भी ऑप्शन दे दिया है। आप 100% यूएसडीटी के ऑप्शन से भी जा सकते हैं, आप 50% यूएसडीटी 50% ई कैश के ऑप्शन से भी जा सकते हैं, और 100% ई कैश से भी जाना चाहे तो 100% ई कैश से भी जा सकते हैं। तो ये तीनों चारों ऑप्शन जो है हमने ओपन कर रखे हैं प्रो 1 और प्रो 2 के लिए। बड़ी जल्दी
प्रो 2 में स्विच आ जाएगा एक, तो आप जैसे ही जो लोग प्रो 2 के उस स्विच को क्लिक कर देंगे तो होगा क्या कि आपका जो भी एग्जिस्टिंग पैकेज है उसका डिविडेंड डायरेक्टली प्रो 2 में जाके इन्वेस्ट हो जाया करेगा। तो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब आपका डिविडेंड बना, अगर आपने ऑटो मोड पे ऑटो स्विच कर दिया तो अपने आप आपको मैनुअली वो एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही आपके प्रो 2 में चला जाया करेगा। सो जब ये स्विच आएगा तो कोई इसमें वो ना करके देखे कि हाँ मैं, जिसको जरूरत है वही बटन दबाए। सम टाइम फिर रिक्वेस्ट आती है, सर मैंने गलती से दबा दिया, फिर उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर एक्टिविटी, एक बार ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई तो सर फिर वापसी की कोई भी इसके अंदर संभावना नहीं होती। ठीक है, और भी काफी सारे अपडेट्स हैं, लेकिन मेजर अपडेट्स आपके लिए मैंने दो बता दिए हैं। क्लोजिंग है और आज दिवाली है, तो हमने कुछ टारगेट्स दिए थे धनतेरस के लिए और दिवाली के लिए, तो हम इन टारगेट्स को इकट्ठे ही निकालेंगे। जिसमें हमने बुलेट्स की बात करी थी या वेन्यू की बात करी थी, उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से ही हम निकालेंगे। इट्स वेरी सिंपल कि हम शीट डाउनलोड करेंगे, जितना भी लोगों ने परचेज किया वो शीट डाउनलोड होगा, सबके ऊपर नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6। फिर रैंडमली एक रोलेट होता है, रोलेट को रन किया जाएगा, जो रोलेट के ऊपर नंबर आएगा वो शीट पहले आपको यहाँ पर लाइव कर दी जाएगी स्क्रीन के ऊपर, और रोलेट भी लाइव होगा। तो जो भी रोलेट में नंबर आएगा वो नंबर उस शीट में किसी का भी होगा, उस पर्सन को वो चीज मिल जाएगी, उसका नाम भी हम अनाउंस कर देंगे यहीं से। तो ये चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। समटाइम यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं क्रिएट कर ली जाती हैं कि अपने लोगों को तो नहीं, तो जब रिवॉर्ड या जिस तरीके का बोनांजा मिलेगा तो इस र्यूमर से भी लोग बाहर आ जाएंगे कि नहीं यार, एक आम आदमी भी इसे जीत सकता है, और जीता है वो तो सबके सामने आएगा। सो डियर फ्रेंड्स, यही कहना चाहूंगा कि ये दो तीन अपडेट्स मैंने आपको दिए। दिवाली की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जबरदस्त तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करें, और दिवाली के बाद फिर देखिए लंबे समय तक कोई हॉलिडे नहीं है, मतलब बड़ा हॉलिडे नहीं है। और फिर आप अगर जो दिवाली पे टारगेट लेते हैं तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन समय है। और सिर्फ यही कहूंगा कि अगर कोई भी र्यूमर हो तो अपने सीनियर से जरूर क्लैरिफाई करें, या मैनेजमेंट के जो रोल अदा कर रहे हैं कोर मैनेजमेंट, आप उनसे जरूर जरूर क्लैरिफाई करें, तभी उसे एग्जीक्यूशन की ओर लेके जाएं। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ के लवली। ऊपर, यानी कि ये चीज एक सिंगल सेंटेंस में तो ये हो गया कि एक दिवाली का त्योहार था, और अब जो है जब वो एक्सचेंज लॉन्च होगा तो वापस एक और दिवाली मनाई जाएगी। यानी कि इस बार इस एक ही महीने के बाद दूसरे महीने में दिवाली वापस आने वाली है। ये वाली बात जो है वो इस एक्सचेंज के माध्यम से, जिस तरह से IPO 4, जिस तरह ICO 3 खत्म होगा और फिर IPO ICO 3 खत्म होगा, उसके बाद IPO 3 भी रन होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो चीजों को समझने के लिए उनको थोड़ा इंफॉर्मेशन और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें, इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल चुकी हैं, जो छोटी ही एक सेंटेंस में बहुत काम उसके ऊपर पीछे हुआ हो चुका है। उसके ऊपर लगातार जो है वो आप अपने सभी सीनियर्स के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहे, हमारे साथ बने रहे, और इस दिवाली के त्योहार को बहुत ही शानदार तरीके से मनाएं। चैट बॉक्स फिर एक बार ओपन कर रहा हूं ताकि आप सब लोग जो है वो फटाफट जो है वो हमारे को फाउंडर्स को और एक अच्छा सा मैसेज और हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, या जो भी चीजें आप कहना चाहें फटाफट जो है वो उनको भेज दीजिए। ऑफिशियली द मीटिंग इज क्लोज्ड। बाय बाय एवरीवन, सी यू, टाटा एंड हैप्पी दिवाली एंड अमेजिंग अमेजिंग। इस पूरे वीक को जो है वो आप अच्छे से एंजॉय करें, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।